हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इब्न बतूता एंड द इंडियन सिटीज़। इससे पहले हमने पान और कोकोनट की डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज़ के बारे में क्या क्या बताया, क्या क्या उनको वहाँ पर पसंद आया, वो सब हम जानने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाउन्स वर वेरी प्रॉस्पर। बहुत सारे टाउन्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे। एंड दैट एरिया वाज डेंसली पॉपुलेटेड, और वो एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन से भरा हुआ होता था। वहाँ पर बहुत भीड़ रहा करती थी। कलरफुल टाउन्स, ब्यूटीफुल मार्केट्स, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही चमकदार टाउन होते थे और बहुत ही साफ़ सुथरे, ब्यूटीफुल होते थे। इब्न बतूता विजिट दिल्ली। इब्न बतूता ने दिल्ली में विज़िट किया जो कि डेंसली पॉपुलेटेड था और बहुत ही बड़ी वास्ट सिटी था। दौलताबाद भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी थी और दिल्ली की ही तरह डेंसली पॉपुलेटेड थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहा करती थी। ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है कि किस तरीके की मार्केट जो है यहाँ पर लगा करती थी। इन बाज़ार्स देयर वॉज सेल एंड परचेज ऑफ डांसिंग एंड सिंगिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब बाज़ार्स में अलग अलग तरह की सेलिंग और परचेजिंग होती थी, अलग अलग चीज़ों की खरीद और बेच होती थी। ठीक है, डांस, यहाँ पे डांसेस की और सिंगिंग्स की प्रैक्टिसेस करते थे लोग, नाच कर या गा कर जो है इन लोगों को इम्प्रेस करते थे। म्यूजिशियंस एंड टेम्पल्स, श्राइन्स भी वहाँ पर हुआ करती थी। मोस्ट ऑफ द वेल्थ वॉज टेकन थ्रू विलेजेस ड्यू टू एग्रीकल्चर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वेल्थ कहाँ से आती थी? विलेजेस के एरियाज से आती थी, और एग्रीकल्चर से जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे वो सारे यहाँ पर बेचे जाते थे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। इंडिया लैंड वॉज वेरी फर्टाइल, दैट्स वाई 2 टाइम क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड इन इंडिया। ऐसा माना जाता है, इब्न बतूता ने कहा है कि ऐसा उस समय में ऐसा सिस्टम होता था कि लैंड उस समय इंडिया की बहुत फर्टाइल होती थी, जिसकी वजह से मल्टीपल क्रॉपिंग या 2 टाइम क्रॉपिंग की जाती थी एक साल में। ठीक है, और ट्रेड बहुत अच्छा था इंडिया का उस समय में। टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करता था हमारा इंडिया, कॉटन बाहर भेजा करता था, बेचा करता था। मसलिन क्लोथ जो कि बहुत अमीर लोग पहनते थे, सिल्क, ब्रोकेड, सैटिन, ये सब बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड में थे ये वाले कपड़े, और इनका एक्सपोर्ट करता था इंडिया। मसलिन क्लॉथ बेसिकली बहुत एक्सपेंसिव होता था और रिच लोग ही इसको अफोर्ड कर पाते थे और ख़रीदते थे। उसके बाद हमें इब्न बतूता ने बताया कि इंडिया का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा था। इंडिया का कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा था। ठीक है, हर जगह पर गेस्ट हाउस बनाए जाते थे और एक बहुत ही अच्छा पोस्टल सिस्टम बनाया गया था। 2 तरीके का पोस्टल सिस्टम होता था, एक होता था हॉर्स पोस्ट, एक होता था फुट पोस्ट। हॉर्स पोस्ट को क्या कहा जाता था? ये उलुक। ठीक है, और ये हॉर्सेस के द्वारा हर एक 4 माइल्स पे एक सेपरेट पर्सन खड़ा होता था। उसको फर्स्ट पर्सन जो है पार्सल डिलीवर करता था, वही फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड को डिलीवर करता था। सेकंड के बाद थर्ड पर्सन भी 4 माइल्स की दूरी पर खड़ा होता था और वो जो है थर्ड पर्सन को दे दिया करता था। इस तरीके से 4 माइल्स पे सारे पर्सन खड़े होते थे और एंड में वो जो जाकर है प्रोडक्ट पर्सन को भेज दिया जाता था। इस टाइप के सिस्टम को उलुक या हॉर्स सिस्टम कहा जाता था। और एक फुट पोस्ट होती थी, फुट पोस्ट को दावा कहा जाता था। 1/3 माइल पे, ठीक है, एक पर्सन खड़ा होता था। एक पर्सन दौड़कर जाकर जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर करता था या मैसेज डिलीवर करता था सेकंड पर्सन को 1/3 माइल पे जो खड़ा है, और वो 1/3 माइल पे जो अगला पर्सन खड़ा है वो अगले 1/3 माइल कवर करके दूसरे को नोटिस पहुंचाता था या प्रोडक्ट पहुंचाता था। इस तरीके से पोस्टल सिस्टम बहुत ज़्यादा क्विकर था और फुट पोस्ट ज़्यादा क्विकर था क्योंकि पर्सन की एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से 1.5 माइल्स पे, और इस कारण ये फुट पोस्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस था और फास्टर था एज़ कम्पेयर टू हॉर्स पोस्ट। नेक्स्ट है बर्नियर एंड डीजेनरेट ईस्ट। बर्नियर के बारे में अब हमको बता रखा है कि बर्नियर ने क्या क्या बताया इंडिया के बारे में। बर्नियर की बुक है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर बर्नियर की बुक है जो उसने इंडिया के ऊपर लिखी। ही शोज़ इंडिया एज इन्फीरियर टू यूरोप। उसने यूरोप के कंपैरिजन में इंडिया को काफ़ी पिछड़ा हुआ, इन्फीरियर दिखाया और अपने यूरोप को सुपीरियर दिखाया। बट उसकी राइटिंग्स काफ़ी बायस थी क्योंकि उसने इंडिया के अच्छे सिस्टम्स को इग्नोर किया और उनको कोई जो है क्रेडिट नहीं दिया अपने राइटिंग्स में। शोज़ वेस्टर्न वर्ल्ड एज सुपीरियर देन इंडिया, कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा सुपीरियर दिखाया गया इंडिया से। द क्वेश्चन ऑफ लैंड ऑनरशिप। अब लैंड ऑनरशिप के बारे में भी हमको बता रखा है बर्नियर ने। उन्होंने बताया है कि इंडिया के अंदर किसी भी टाइप की प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड नहीं हुआ करती थी। मीन्स कोई भी इंसान अपने पास पर्सनल लैंड नहीं रख सकता था, सिर्फ राजा महाराजा रखा करते थे। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एलाइड ग्रुप्स विच वॉज रॉन्ग, और सारी प्रॉपर्टी एलाइड ग्रुप्स मतलब बड़े बड़े राजा महाराजा के पास होती थी, जो कि बहुत गलत सिस्टम था। मैनी
ट्रैवलर्स हैज़ सेम आइडियोलॉजी एज बर्नियर, बहुत सारे ट्रैवलर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने बर्नियर की तरह ही इस सिस्टम को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। रूलर ओनली अपॉइंट पीजेंट्स फॉर कल्टिवेशन, रूलर जो थे वो क्या करते थे, एलाइट ग्रुप सिर्फ पीजेंट्स को कल्टिवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए अपॉइंट करते थे, सिर्फ उनसे काम लिया जाता था, उनको कोई लैंड नहीं दी जाती थी। अगर किसी पीजेंट के पास थोड़ी बहुत लैंड होती थी तो वही लैंड उसके चाइल्ड को भी आगे ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। दैट्स वाई पीजेंट्स नॉट इंटरेस्टेड टू डू इन गुड एग्रीकल्चर, पीजेंट्स को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था एग्रीकल्चर करने से, जिसकी वजह से वो जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी को अच्छे से इन्हांस नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो लीस्ट बॉदर्ड होते थे इसके बारे में, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे खेती करने में, क्योंकि उनको ज़्यादा फ़ायदा ही नहीं मिलता था। फ़ायदा मिलता तो वो इंटरेस्ट भी लेते, ठीक है। दैट्स वाई पीजेंट्स वॉज नॉट इंटरेस्टिंग एंड लैंड जो है इस तरीके से डिट्रॉइट होती जा रही थी। अबुल फजल एक्सप्लेन इन आईने अकबरी दैट द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स इज़ नॉट लैंड टैक्स। आईने अकबरी में अबुल फजल जो है उन्होंने आईने अकबरी लिखी है अकबर के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया है कि जो लैंड टैक्स लिए करते थे अकबर, वो केवल एक लैंड टैक्स नहीं होता था, बल्कि वो टैक्स होता था प्रोटेक्शन के लिए। पेजेंट से ये टैक्स लिया जाता था, पेजेंट्स मींस फार्मर से ये टैक्स लेते थे राजा महाराजा अकबर के टाइम पीरियड में। तो ये टैक्स जो है बेसिकली वो एक लैंड टैक्स ना होकर इसलिए टैक्स लिया जाता था ताकि जो रूलर है वो पेजेंट्स की रक्षा करे, जो भी फॉरेन इन्वेजन्स या फॉरेन अटैक इनके ऊपर होगा तो उससे राजा महाराजा इनकी प्रोटेक्शन करेंगे। ड्यू टू लैंड ओनरशिप, ठीक है। अब क्या होता था, लैंड ओनरशिप ज़्यादा ना होने के कारण क्या होता था, एलाइट ग्रुप्स के पास लैंड रह जाती थी और एलाइट ग्रुप्स रिचर क्लास रिचर बन रही थी और पुअर क्लास जिनके पास लैंड नहीं थी तो वो पुअर होती जा रही थी। देयर वॉज नो मिडिल क्लास, कोई मिडिल क्लास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि एक तो बहुत अमीर थे जिनके पास लैंड ही लैंड थी राजा महाराजा, एक बहुत ही गरीब थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो थे पीजेंट्स। Artists also did not take much interest in their work because all of the profits taken by ruler। और जो आर्टिस्ट थे वो भी अपने काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाते थे। क्यों नहीं लगाते थे, मतलब ज़्यादा अच्छे से परफेक्शन के साथ आर्ट नहीं बनाते थे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर फ़ायदा जो था आर्ट से वो किसको होता था, राजा महाराजा को हुआ करता था। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वुमेन स्लेव सतीज एंड लेबरर्स। इस टॉपिक में हमको बता रखा है कि किस तरीके की वुमेन की कंडीशन थी एट दैट टाइम जब बर्नियर 17th सेंचुरी में आए। Slaves were openly sold in the market like commodity exchange as gift। और जो स्लेव थे उनको मार्केट में ऐसे ही बेचा जाता था, ठीक है, ऐसे ही तुमने खरीद लिया, पैसों के साथ जो है, मतलब स्लेव्स को खरीद लिया जाता था किसी भी कॉमोडिटी की तरह, किसी भी चीज़ की तरह, ठीक है। एग्जाम्पल, जब इब्न बतूता जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए जा रहे थे, ठीक है, तो वो क्या लेके गए थे अपने साथ, बहुत सारे हॉर्स और बहुत सारे स्लेव्स और बहुत सारे गिफ्ट्स जो है उनके लिए लेकर गए थे। Some women slaves was to for only entertainment purpose, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जो वुमेन स्लेव्स होती थी वो सिर्फ एंटरटेनमेंट या डांस के पर्पसेस से ही राजा जो है लेते थे, उनको खरीदते थे, और कुछ को वेडिंग्स में डांस परफॉर्म करवाने के लिए और बहुत सारों को डोमेस्टिक काम के लिए भी खरीदा करते थे। सम स्लेव्स यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, बहुत सारे स्लेव्स ऐसे होते थे जिनको घर का काम करने के लिए खरीदा जाता था और उन्हें पालकी में लेकर आया जाता था। फीमेल स्लेव्स हैज़ लेस प्राइस, फीमेल स्लेव्स जो होती थी फीमेल, उनके प्राइस कम रखे जाते थे ताकि उनको ईजिली खरीदा और बेचा जा सके। इसके बाद यूरोपियन ट्रैवलर्स ऑल्सो क्रिटिसाइज द स्लेवरी सिस्टम। जो यूरोपियन ट्रैवलर्स जितने भी आए यूरोप से, तो उन्होंने इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और बहुत ज़्यादा गलत ठहराया। सम वुमेन्स डाइड अलॉन्ग विद देयर हस्बैंड अकॉर्डिंग टू देयर विल, बट हु डिड नॉट वॉन्ट टू डाई विल फोर्सफुली डाइड ड्यू टू सती सिस्टम। अब क्या होता था उस समय में, जो बर्नियर थे उन्होंने बताया कि अगर किसी के भी पति के हस्बैंड की या डेथ हो जाती थी, किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उसको क्या कर दिया जाता था, अपने पति के साथ सती कर दिया जाता था, मीन्स उनको उनके साथ जला दिया जाता था। कई बार तो वुमेन्स बहुत ईजीली मान जाती थी डाइड होने के लिए, बट कई बार उनको फोर्सफुली भी मार दिया जाता था ड्यू टू सती सिस्टम। इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया है यूरोपियंस ने। ऑब्जर्वेशन ऑफ बर्नियर्स वर वेरी शार्प, बर्नियर ने जो भी ऑब्जर्वेशंस इंडिया के बारे में दी वो काफ़ी शार्प हैं और काफ़ी तीखी हैं, जो कि चुभती हैं इंडिया के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो। मैनी थिंग्स बर्नियर डिनाइड टू रोट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी जो बर्नियर लिख ही नहीं सका क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बुरी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो बस इतनी ही थी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 भी ख़त्म हो गया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।